दोस्तों, आज हम जनरल हिंदी के 2025 के यूपीपीसीएस मेंस के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि हर एक क्वेश्चंस के लिए कितने अप्रोच होने चाहिए, कैसे करना है, कितना टाइम अलॉट करना है और स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूजुअली क्या होता है, हम में से 90% लोग ये सोचते हैं कि हम पहला क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे। क्या अप्रोच रखनी चाहिए, ये सब चीजों के ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज चैनल के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बेसिक चीज क्या है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है। कितने घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए, ये सबको पता है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है ना। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये हिंदी का पेपर है, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, दोनों को हिंदी में लिखना तो पड़ेगा ही। ये तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये एक लैंग्वेज स्किल पेपर है, ना कि आप यहाँ पे आके करंट अफेयर के कोई मुद्दे जोड़ते हो। तो करंट अफेयर से तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, नो डाउट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर से, ठीक है। अब जैसे कि आप पहला ही पैराग्राफ देख रहे हो, ये आपके सामने पैराग्राफ दिख रहा है, भारतीय समाज की शक्ति और स्रोत उसका पारिवारिक जीवन है, ऐसे करके पूरा एक पैराग्राफ आपको दिख ही रहा है ना। अब इस पैराग्राफ में जो बात करने की सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि फैमिली, ड्यूटीज और रामायण के ऊपर थोड़ा बहुत बात किया गया है। जो गद्यांश था वो परिवार, कर्तव्य और रामायण के बारे में बात कर रहा था कि कैसे कैसे आपका घर चलेगा, क्या होगा। बहुत हार्ड नहीं था पेपर, मॉडरेट था, 30 मार्क्स कैरी कर रहा था ये। फिर आया पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, सेम चीज है। गरीबी एक मानसिक रोग के ऊपर आया है, पॉवर्टी एज अ मेंटल डिजीज है। अब आप यहाँ पे एक चीज तो देख रहे होगे कि अब जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो कॉन्सेप्ट बेस पे ज्यादा आ रहा है, ना कि हर बार की तरह एनालिटिकल बेस पे आ रहा है। मैंने ऑलरेडी जब मेंस का आपके सामने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहा था तो मैंने ये बोला था, अब धीरे धीरे यूपीपीसीएस भी अपना जो शिफ्ट है वो मेंस की जो कॉन्सेप्ट बेस पे लेके जाएगा, और लेके गया भी है। ये इस बार दिख भी रहा है ना। तो मॉडरेट ही था। लेकिन ऑफिशियल जो लेटर आया है ना, जो ऑफिशियल लेटर आया, अर्ध सरकारी पत्र और उसके बाद अधिसूचना पत्र जो आया था, ये काफी टफ लेवल पे आया, ठीक है। तो इसके बारे में भी देख लेंगे। एंटोनिम्स, जिसको हम बोलते हैं विलोम शब्द, ये भी है, काफी इजी थे, मॉडरेट थे, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं थे। लेकिन उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, प्रत्यय जितने थे वो क्या है, इजी टू मॉडरेट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना था। इसी के साथ में मैं एक एक क्वेश्चन के हिसाब से ये भी बताऊंगी कौन कौन से बुक्स अगर आप किए होते तो ये सबके मार्क्स भी बहुत ज्यादा आपको दिखने में मिलते हैं। ओके, देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है, इन तीनों पर अगर आपकी सर्वाधिक ध्यान देते तो आपका 60% मार्क्स कैरी हो जाता है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करने पे आप 90 के पास अपने अंक को जुटा सकते थे। लेकिन ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चलूंगा। अब टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चलता है ना। जो गद्यांश बोध है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, 60 मार्क्स को कैरी कर रहा था, 40% था पूरा इसका। लेकिन मुहावरे क्वेश्चन नंबर 8 था, 30 मार्क्स कैरी कर रहा था, 20% था। फिर ऑफिशियल लेटर क्वेश्चन नंबर तीसरा था, जो कि 20 मार्क्स ये भी कैरी कर रहा है, 13.3% ले रहा है पूरे पेपर का। अब वोकेबुलरी, जिसको शब्द जंजाल बोलते हैं, विलोम बोल सकते हैं, एक शब्द बोलते हैं, उपसर्ग बोल देता है, प्रत्यय बोल सकते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये भी 30 मार्क्स ही कैरी कर रहे हैं और 20% है। ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक, ये जो बोलते हैं ना, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, व्याकरण, ये सब के ऊपर 6.7 है, मतलब सिर्फ 10 मार्क्स का। अब यूजुअली क्या होता है, जब हम मेहनत करते हैं ना तो हम सब चीजें पढ़ने लग जाते हैं। मैं अभी आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा अभी। देखिए सबसे पहले क्या है, 60% मार्क्स केवल मैंने आपको बताया था किससे किससे आ रहे हैं, वो आपको भी यहाँ पे दिख रहा है। जनरल हिंदी स्कोरिंग पेपर है, एक जीएस पेपर की तरह नहीं है ये कि आपको हर जगह पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। स्कोरिंग क्यों है, क्योंकि ये एक फैक्चुअल नेचर है इसका, है ना। बहुत सिंपल सी चीज समझिए, यहां पे अगर आपने कुछ सेलेक्टेड चीजें पढ़ ली, जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया भी है, अगर आपने सिर्फ इतनी सेलेक्टेड चीजें पढ़ ली तो आप आराम से 110 प्लस स्कोर कर सकते हो। बिलीव मी, ये होता है, बस ये पता होना चाहिए। अब ये हो क्या था कि इंग्लिश मीडियम वालों को ये डर लगा रहता है कि ये तो मेरे हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, हिंदी मुझे ज्यादा पढ़नी नहीं आती है। आज सबका भ्रम गायब हो जाएगा। यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ डिफिकल्टी और नेचर क्या है इस पूरे इसका। पहली चीज तो जो पहला पेपर था वो मॉडरेट था, लेकिन कॉन्सेप्ट और एनालिटिकल बेस पे था। वहीं पे दूसरा जो पैराग्राफ आया था ये भी कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन समरी बेस पे था, है ना, कि पॉवर्टी एज अ मेंटल डिजीज इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। टाइटल क्या है, गिविंग अ नीड क्रिएटिव थिंकिंग है, कि आपको यहाँ पे बताना है टाइटल में
कि क्या आपकी क्रिएटिविटी है, क्या यहाँ पे थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है। समरी बतानी थी 1/3 वर्ड्स में, तो वो भी आप बताना था। अब इसके साथ लेटर राइटिंग था, ये थोड़ा टफ था क्योंकि फॉर्मेट और प्लस नॉलेज दोनों को यहाँ पे यूज करना था। रिक्वायर एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ अ टू स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए। इसलिए जब भी अर्ध सरकारी मतलब सेमी ऑफिशियल और अधिसूचना नोटिफिकेशन जो होती है, जब भी आपके पास ऐसे कोई चीजें आती है ना, प्लीज उसको अच्छे से देखिए। हर बार यूपी पीसीएस अपनी नोटिफिकेशन निकालता है, आप देखते भी हो, उसको देखिए, समझिए। जानबूझ के ये सब चीजें पूछी जा रही है ताकि आपके सामने, मैं फिर बता रहा हूं ना, एग्जामिनर वो दिखा रहा है कि मैं किस तरीके की सोच रखता हूं, आपको भी वो सोचना पड़ेगा। आपके सामने अगर बार बार कोई लेटर दिख रहा है तो उस लेटर को समझिए और उसको अप्लाई करिए। पहली चीज तो ये थी। अब उसके बाद वोकेबलरी जो आई थी, है ना, सुधार उधार, फिर उसके बाद ये सब कुछ चीजें, मैं एक ही क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। इजी टू मॉडरेट, ग्रामर जो था इजी टू मॉडरेट था, वोकेबलरी मॉडरेट थी, ग्रामर है, ये सब ठीक, कल्चरल लैंग्वेज है, ये सब हो जाएगा। अब क्वेश्चन के थोड़े माइंडसेट के देखते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या था एक एक क्वेश्चन को लेकर। सबसे पहला दूसरा पैराग्राफ में क्या किया था उसने, एग्जामिनर टेस्ट कर रहा था कि आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है ना, कि छात्र के पास गद्यांश का मूल भाव समझते हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो उसके पीछे उनका विचार क्या है ना, व्यक्त क्या करना चाहते हैं, वो सब चीजें समझ रहे थे। कि सोल ऑफ द पैसेज क्या है, कैन दे एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द ओन वर्ड्स, क्या वो अपनी ही भाषा में लिख पाएंगे कि नहीं, ये पहले पैराग्राफ में देखा। अब दूसरा, जो कि तीसरा क्वेश्चन था हमारा ऑफिशियल राइटिंग लेटर में, ये एग्जामिनर टेस्टिंग कर रहा है कि नॉलेज ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेट्स, रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन राइटिंग एबिलिटी, कि एक एसडीएम होते या कोई ऑफिशियल पर्सन होता, अगर वो अर्ध सरकारी या अधिसूचना निकाल रहा है तो उसके लेटर लिखने का तरीका क्या होता, ये भी एक चेक किया। मैं बोला मेंस का इस बार पेपर का जो हिंदी का पेपर था, अगर मुझसे पूछोगे मैं ये बोलूंगा वो देख रहा है आपको एज अ सिविल सर्वेंट ही, और वो चाहता है कि आपके पास इतनी तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। फिर क्या है, ग्रामर के ऊपर बात कर लेते हैं। ग्रामर कैसा, एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है, प्रिसीशन और एक्यूरेसी आपकी, है ना। और फिर उसके बाद है मुहारे और लोकायुक्तियां, इसके बारे में भी हम बात करते हुए चलेंगे। अब एवरेज आंसर क्या करते हैं, जस्ट क्या करता है, रीफ्रेसेस द पैसेज लाइन को कुछ कॉपी कर लेते हैं, या लिटरल एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, या लेटर का जो फॉर्मेट है वो पार्शियली रिमेंबर्ड, जो हमने देखा है याद किया है बस उसको एज इट इज छाप देंगे। रैंडम एनोटेम में है, फिर दैट साउंड राइट लगेगा आपको। समरी इज टू लॉन्ग, मिस की द पॉइंट्स है। लेकिन जो एक टॉपर का आंसर होगा वो कैसे रहेगा, एग्जैक्ट द सेंट्रल आइडिया, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सेंट्रल आइडिया क्या है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही क्या बताया था कि ये गद्यांश परिवार, कर्तव्य और रामायण के बारे में सबसे ज्यादा देख रहा है, मतलब रामायण मतलब फैमिली के बारे में ज्यादा कर बताने की कोशिश कर रहा है ना। अब वहीं पे आपको वो समझ में, फिर गिविंग मीनिंग, यूज इट नेचुरली इन कंटेक्स्ट ऑफ द रीच सेंटेंसेस है, सेंटेंस को बहुत अच्छे से यूज करिए। मैं आगे चलता हूं, ज्यादा हिंदी मीडियम वालों को तकलीफ हो सकती है। अब गद्यांश के ऊपर चलते, जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, ठीक है। अब गद्यांश जो है, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का था, गद्यांश 2 थे, तो समरी आशाएं क्या थी, रीड पैसेज ट्वाइस, हमेशा जब भी आप गद्यांश पढ़े तो 2 बार पढ़े। पहली बात तो ये, उसके मूल विचार को पहचानो कि क्या मूल विचार है, क्या बोलना चाह रहा है। फिर उसके बाद आइए कि मुझे कितने वर्ड्स में लिखना है, 80 to 100 वर्ड्स में इसको प्रेजेंट करना है, इससे बाहर लेके मत जाना, है ना। तो गद्यांश को जब भी आप एड्रेस करें तो हमेशा 2 बार तो पढ़े, तभी तो समझ में भी आएगा। एक बार में पढ़ में हाँ यार मेरे को तो समझ में आ गया, मैं लिख देता हूँ, भाई मिस्टेक हो जाती है। एक तो एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है, और जब हम बैठते हैं लिखने के लिए तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट इन 1 लाइन में बता दीजिए, ज्यादा मत खींचिए। अगर देना भी है तो 2 से 3 लाइन और दे दीजिए, जिसमें रीजन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूड करिए, कोटेशन दीजिए, खत्म करिए, एक उदाहरण देके खत्म करिए। मगर एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन। स्टेप 1 क्या है, राइट करिए कंटेक्स्ट को, अगर आपने राइट किया है। स्टेप 2 क्या है, गिव लिटरल मीनिंग ऑफ द लाइन। और स्टेप 3 क्या है, गिव द डीपर फिलोसॉफिकल मीनिंग। जो आप जब भी आप गद्यांश पढ़ते तो वहां पे सबसे बढ़िया फोकस रखिए। फिर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्रॉडर लाइफ है, सोसाइटी है, कंक्लूड करिए इसे, है ना। प्रसंग लिखिए, फिर शब्दीय अर्थ लिखिए, फिर गहरा और दार्शनिक अर्थ बताइए उसमें क्या क्या है पैसेज में। जब ये सब बताओगे तो होता है। अब लेटर राइटिंग में, पत्र लेखन में
जो सबसे इंपॉर्टेंट था, और मेरे ख्याल से बतेरे चैनल ऐसे यूट्यूब पे पड़े भी है जो आपको पत्र लेखन सिखाएंगे भी। अर्ध सरकारी है, सेमी ऑफिशियल है, जो कि आपको फर्स्ट लेटर हेड पता होना चाहिए, सेकंड में लेटर का नंबर डेट होना चाहिए, फिर डियर सर या मैडम सर या श्री जो भी हो, सिचुएशन बताइए बॉडी में, पूरा अपने अच्छे से लिखिए, कंटेक्स्ट रहने चाहिए बॉडी का, रिक्वेस्ट अर्जेंसी जो भी है, फिर योर सिंसियरली, फिर सिग्नेचर, फिर नेम, ये सब कुछ आपको सबको फॉर्मेट तो पता है। जिन्होंने भी मेंस दिया नहीं दिया है तो मैं उनको एक फॉर्मेट भी यहाँ पे दे रहा हूँ। और बिलीव में अगर ये पीपीटी या पीडीएफ जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज प्लीज, इतनी मेहनत के बाद ऐसे वीडियो बनते हैं जो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी कोई बना के देगा भी नहीं, और इतना डिटेल में तो कोई नहीं देगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। और बिलीव मी, मैं खुद चाहता हूं कि आपके पास रियल टाइम बेस पे मेंस का पेपर मिले, ना कि प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के लिए पूरा मार्केट बढ़ा, जैसे ही पेपर देके आएंगे तुरंत बताइए क्यों, क्योंकि वो एक ABCD वाला एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस वाला। लेकिन मेंस के लिए कोई इतनी जल्दी आके आपको बताएगा नहीं। ओके, अब मुहावरे के ऊपर आ जाते हैं। जैसे आपने पगड़ी बदलना देखी हो, दोस्ती करना या मित्र बनाना हो जाता है, शो ऑफ फ्रेंडशिप एंड अलायंस है, फिर बुलबुल पालना है ना, व्यर्थ चीज पर पैसा खर्च करना। मैं एक एक मुहावरे का यहाँ पे मीनिंग लिखा हूं, हो सकता है एक आध दो का ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके लिखी गई है। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी समझ रहे हो, तो थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एलोकेट 36 मिनट, मतलब 36 मिनट इसको दीजिए। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। अब सबसे अच्छी चीज क्या लगी है मुझे यहाँ पे, सोर्स का एनालाइज जब मैंने किया कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का, तो कॉम्प्रीहेंशन का तो कोई फिक्स सोर्स तो है नहीं। न्यूज़पेपर से आपने पढ़ लिया, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिए, प्रतियोगिता दर्पण जो हिंदी की आती है वो आपने देख लिया, या वसुधरा हिंदी बाय भोलनाथ तिवारी, इसकी आपने बुक खरीद ली है, इनकी बुक आपने खरीद लिया, प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है, वसुधरा हिंदी भोलेनाथ तिवारी जी की बुक खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, आपको पैसेज में तो मदद कर ही देगी। फिर अर्ध सरकारी पत्र और अधिसूचना फॉर्मेट्स के ऊपर है। सरकारी पत्र लेखन के लिए आप, आपके पास लेटर राइटिंग सब सामने दिख जाती है, मतलब कभी आयोग निकालता है, कभी या कोई मिनिस्ट्री निकालती है, जाके देख लीजिए, ऑलरेडी इंटरनेट पे बतरी तरीके से पढ़ा है। एसडीएम डीएम का पूरा ऑफिशियल सर्कुलेटर, एक लेटर देख लीजिए। फिर विलोम शब्द के लिए सबसे अच्छी है हरदेव बहारी, बिलीव में बहुत अच्छी बुक है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ उसे। एक हरदेव बहारी और दूसरे भोलानाथ तिवारी, ये दोनों की बुक तो मेरे पास भी है और काफी ज्यादा मदद भी मिलती है। फिर उसके बाद उपस्वर्ग और प्रत्यय के बारे में, उसके लिए कौन सा रहेगा, हिंदी के लिए विक्रम, एनसीईआरटी भी आती है मगर करने की जरूरत नहीं है। कामता प्रसाद गुरु की आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन हरदेव बहारी से भी ये भी सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको हर एक के लिए अलग अलग बुक लेनी है। मैं बस ऑप्शन बता दे रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्दकोश जो आती है, या तो हरदेव बहारी की भी ले सकते हो, या तो एक व्हाइट कलर की आती है, क्या तो नाम था, आदित्य पब्लिकेशन की आती है आई थिंक। अब उसमें जितने भी यूपीपीसीएस ने हिंदी के एग्जाम लिए हैं वो सब वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो जाइए उसको बाय कर लीजिए, उससे करना चालू कर दीजिए, है ना। वन वर्ड शब्द के लिए बता दिया आपको, करेक्शन के लिए, वर्तनी शुद्धि के लिए और वाक्य शुद्धि के लिए सबसे अच्छी जो है वो ये कामता प्रसाद गुरु जी की अच्छी बुक है। मतलब ये जो ऐसी बुक है ना जो मेंस वाले प्रीफर करते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा चीज है, ऐसा नहीं कि आपने कामता प्रसाद बुक खरीद लिया तो ये सब पढ़ने लग जाओगे। एक सोल्यूशन बताता हूँ, आप रहते होगे दिल्ली में या मुखर्जी नगर में, ठीक है, या और प्रयागराज में भी रहते हैं। सिंपल सी चीज क्या करना है, अगर आपके दोस्तों के पास ये सब बुक है, जाइए, ये पर्टिकुलर मैं चैप्टर बताया हूं यहाँ पे, इसका जाइए प्रिंट आउट करवा के उस बुक से निकाल के रख लीजिए। हर एक बुक में एक चीज बेस्ट है, ऐसा नहीं कि एक बुक में सब चीजें अवेलेबल है ना। फिर हिंदी एडम के ऊपर है, वही है, आप हरदेव बहारी की बुक बहुत अच्छी है इसके लिए, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे हरदेव बहारी की बुक और हाईएस्ट मैंने एक वेटेज भी लिखा है आपको, कॉम्प्रीहेंशन पे, लेटर पे और हिंदी एडम पे, लोकायुक्तियों पे, ये तीन चीजों पे सबसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो एग्जाम निकालना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीजों से आप 90+ स्कोर कर सकते हो आराम से, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हाईएस्ट यील्ड एरिया क्या था, तो गद्यांश प्रैक्टिस था कि 40% मार्क्स जो था ये कैरी कर रहा था, ये सब मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा। उपस्वर्ग है ना, ऑल स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है, ये सब आप देख लीजिएगा। मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि अटेम्प्ट करने का तरीका कैसे होना चाहिए, जो कि मैं बोला था मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे अटेम्प्ट करने के तरीके में यहाँ पे सबसे बड़ा आपको फोकस क्या करना है, पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फाइंड आउट करिए
देखिए मार्क्स देख रहे हो, अब सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कहाँ दिख रहा है? पैसेज में दिख रहा है और मुहावरे में दिख रहा है, ये तीनों में सबसे ज्यादा मार्क्स दिख रहे हैं। तो टाइम भी उसी हिसाब से अलॉट करना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी भी दी है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है तो इनको देखिए, क्योंकि ये सब चीजें होती है जो आपको अलग करेगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन आया तो मैं पहले क्वेश्चन से करना चालू कर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन आया मैं दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा। जरूरत ही नहीं। अगर आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो सबसे पहला आप उठाइए क्वेश्चन नंबर 8 से। 8 भी नहीं उठा सकते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 से उठा लीजिए। 4 7 टू वार्म अप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव था मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि मैं किस हिसाब से जाता। ये सब जितने दिख रहे हैं ना, 8 मिनट 8 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, ये सब बहुत छोटे छोटे, ये फटाफट भी हो जाएगा और यहाँ पे आपने बोल के खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद लेटर राइटिंग, पैसेज 1 2, मुहावरे, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको तकलीफ कर दें। मुहावरे तब भी ठीक है, तो 5 6 4 6 करिए, फिर 8 करिए, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर करते जाइए ऐसे। ये पेपर करने का तरीका होता, मैंने आपको ये बताया। अब पैटर्न एनालिसिस और इवॉल्विंग ट्रेंड क्या आ गया। पहले क्या होता था, सरल सामाजिक विषय पे कर लेते थे, अब दार्शनिक विषय को लिया है, जैसे रामायण हो गया, कर्तव्य हो गया, गरीबी हो गई। तो अब यहाँ पे फोकस ये किया गया है कि अब जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, जैसे कि मैंने, और मैं कहीं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, पिछला वाला ही मेरा वीडियो जाके देख लीजिए, मैंने ये बहुत क्लियरली समझाया। अब यूपीपीसीएस अगर अपना क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो कॉन्सेप्चुअल बेस पे सबसे ज्यादा बनाएगा, और उसने वो किया भी, और ये आपको देखने भी मिल रहा है। ऑफिशियल राइटिंग है, मोर एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक पूछा गया। जो पत्र है, अब वास्तविक और प्रशासनिक परिदृश्यों पर आधारित है कि भाई आप रियल में एक एसडीएम हो, डीएम हो, एक आरओ हो, जो भी हो, ऑफिसर हो, आप एज उस पोस्ट पे रह के आप किस तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करते, उस लेटर पे क्या करते, ये एग्जामिनर ने इस बार चेक किया। मुझे नहीं पता आप क्या है, मगर एक चीज तो बहुत क्लियर कर दिया इस बार कि आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए सिर्फ रट्टा नहीं चलेगा, अपने कॉन्सेप्ट को भी अच्छा करना पड़ेगा। और ये पेपर आपको ये दिखा रहा है, बिलीव में GS1 जब आएगा ना, यही चीज वहां पे भी क्लियरिटी आएगी, और GS2 के टाइम पे भी। ये दोनों के तो पेपर मैं लाइव लेके आऊंगा, लेकिन अभी तो मैं ये सिर्फ आपको हिंदी अच्छे से समझा दे रहा हूँ। वोकेबलरी के लिए मूविंग फ्रॉम कॉमन टू कॉमन है, अनकॉमन है। पहली बात तो विलोम शब्द, जैसे अभ्यंतर है, फिर स्थावर है, उद्धत है, पाठ्यक्रम को मिलते मिलते सब बुक से आपको मिल भी जाएगा। क्या शिफ्ट किया है इस बार? शिफ्ट फैक्चुअल टू इंटरप्रेटेटिव किया है। मतलब इस बार जो शिफ्ट हुआ है ना एग्जामिनर का, वो मैं बताया ना आपको, एक पूरा एनालिसिस पूरा गया है। अब पैसेज का थीम क्या इस बार रखा गया है, तो और जो हर बार आपको मदद में मिल सकती है, स्पेशली जो 2026 का देने जाने वाले होंगे उनके लिए मैंने ये स्पेशली एक स्लाइड तैयार की थी कि पहला, नेशनल इंटीग्रेशन, इन्वायरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, धर्म, राजनीति और एजुकेशन सिस्टम, और फिलोसॉफी एंड सोशल थीम्स। ये सबसे ज्यादा हाई एरिया है, यहां से 2026 से भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने मिलेगा। मैंने पिछली बार के वीडियो में भी बोला था कि ये क्वेश्चन पेपर इस बार का ऐसा आएगा, प्लीज जाके देखिए अगर आपको नहीं विश्वास है तो। उसके पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मदद मिलती है हमको भी। ठीक है, चलिए अब मुहावरे थीम के लिए, तो ये तो ऑब्वियसली हाई है, ये सबके तो मैंने बता ही दिया है। अगले बार के पेपर में तो वो सबसे ज्यादा रहेगा। एंटोनिम्स देख रहे हो यहाँ पे, मीनिंग क्या है, अभिमुखी है, फेसिंग टूवर्ड्स है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। इजी है, इजी है। टफ क्या था? अभ्यंतर का था। फिर और टफ क्या था? लाजमी था। फिर उसके बाद और कोई था नहीं, टफ लास्ट में था। स्थावर था, फिक्स्ड है, जंगम है, चर है, आप ये लिख सकते थे। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व करी है। उपस्वर्ग में संकेत, स अकेत है, फिर अन्वय में अनु अय है, आरती, ये सब मैंने बताया है। कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आपको भी पता है इतनी जल्दी तो एनालाइज करके डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खुद भी पेपर बैठ के देखना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। स्पेलिंग मिस्टेक में जब पूछा गया था यहाँ पे स्पृष्टा, स्पृष्ट, करेक्ट वर्जन स्पृष्टि, यहाँ पे सब दिया गया है। वैल्यू एडिशन के लिए यहाँ पे समझाया हूँ। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छी प्रिपरेशन रहेगी तो जो भी अच्छे से करके, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था तो 119 प्लस तो आराम से लेके आ सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। हिंदी का पेपर में आप इतना आराम से गेन कर सकते हो, बस अच्छे से पता होना चाहिए।
अगर एवरेज प्रिपरेशन है तो 77 टू 97, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मेरा यही एवरेज था, मेरा कुछ 96 आया था। देन उसके बाद मेरा नंबर काफी बढ़ा भी है, तो 119 से 136 के बीच में आप आराम से अचीव कर सकते हो। और ये रियलिटी है, वीक दर वीक अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपको देखने भी मिलेगा, है ना। इसी के साथ हमने पूरा खत्म किया है। डिटेल में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, एक एक क्वेश्चंस को पकड़ के हमने समझा भी है। हाँ, रही बात कि कैसे सर आप एक एक क्वेश्चन को और डिटेल में समझा दे तो और अच्छा लगता, नो डाउट है, ये मैंने पेड बैच के लिए रखा है, अभी तो मैं इधर नहीं समझा सकता। हाँ, लेकिन मैंने ये सब डिटेल में आपको समझाया कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पेपर आए हैं। बस आपको करना क्या है, जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ना, तो हमेशा उसको उठाइए जिसके क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट दिख रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट आ रहे हैं, यहां से करना, सॉल्व करना चालू करिए, ये डायरेक्ट हो जाएंगे। ना कि मेरे पास पहला आया और मैं पहले वाले को ही पढ़ने में टाइम लगा दे रहा हूँ। आप बिलीव करिए, मेरे साथ क्या होता था मैं बताता हूँ। मैं जब पहली बार देने गया तो मैंने पहली बार इसको पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ गया, तब समझ में आने तक और इसको लिखने तक मेरा 40 मिनट चले गया था, पता नहीं चला टाइम कहाँ चले गया था। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि हिंदी का पेपर लिखना अलग बात है और हिंदी के पेपर को एक स्ट्रेटेजी बेस लिखना एक अलग बात है। अगर आपने स्ट्रेटेजी से उसको फोकस किया तो पेपर आराम से निकल सकता है। इसलिए मैंने आपके सामने एक पूरा स्ट्रेटेजी माइंड मैप पूरा एक लेके भी आया। और ऐसा नहीं है कि मैं और भी चीजें मेरे पास नहीं है, मैं हर चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास 50 तरीके अलग तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, सीरियस हो जाइए। अब मैंने आपको पूरा एक रोड मैप दिखा भी दिया, बुक्स भी रिकमेंडेड कर दी है, प्लीज जाइए अब पढ़िया चालू कर दिए। दोस्तों, तो ये पेपर अभी आपका खत्म हुआ और कल सुबह 9 AM को यूपीपीसीएस के 2021 से लेके 2025 तक 25 तक जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर हुए हैं ना, सबको डीपली एनालाइज, ट्रेंड क्या चला है और 2026 में कैसे आएगा, इसके ऊपर डिटेल में आपको वीडियो मिलने वाला है। तो प्लीज कल सुबह 9 बजे भी आके ज्वाइन होइए। हमने एक मूवमेंट चालू किया है जिसमें आपकी पढ़ाई को एक पूरा नया डायरेक्शन मिलेगा, इतनी डीप एनालिसिस के बाद ही। तो प्लीज 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 आइए, वो चैनल को देखिए, समझिए, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। तो मॉर्निंग का हमारा 9 बजे का एम पे वीडियो है, प्लीज उसको देखिएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भेजिए, इसलिए भेजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले। चलिए फिर, जय हिंद।